ताकतवर था कि इससे लोगों को डर का एहसास होता था। वो हमेशा जानता था कि वो क्या कर रहा है। भारत ध्रुव के पापा के दूर जाने के बाद भी अजीब तरह से जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था। अब वो कर ही क्या सकता था। गिल फैमिली के जिस निठल्ले इंसान को वो कुछ भी नहीं समझता था, वो आज इतना ताकतवर बनकर वापस लौटा है कि मानवीर को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। भारत ने पलटकर मानवीर से पूछा, मानवीर, आखिर ये चल क्या रहा है? वो जानता था कि अब इस मामले से निपटना आसान नहीं था। मानवीर के एक्सप्रेशन बदलकर सीरियस हो गए थे, पर थोड़ी देर में मानवीर ने राहत की सांस ली, जैसे कि आखिरकार उसके दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो। उसने पलटकर भारत की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत करीब थे। जब भारत ने ये सुना तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया। ये मानवीर जैसा इंसान बोल रहा है। भारत ने मानवीर को राहत की सांस लेते देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने से बाल बाल बचा हो। भारत जानता था मानवीर उसे एम्बैरस करने के बजाय उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मानवीर ने आगे कहा, देखो, मेरी किस्मत अच्छी थी। जब मैं स्टील ट्रियो में था तो अपनी गलती होने पर मैं दया की भीख मांग लेता था। मैं इस काम में काफी तेज हुआ करता था। उसने जो कुछ भी कहा वो मानवीर की पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा था। और मानवीर की बात सुनकर भारत को एक बार फिर से झटका लगा। भारत की क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने मानवीर से पूछा, जब तुम स्टील ट्रियो में थे, इसका क्या मतलब है? मानवीर ने देखा कि ध्रुव के पापा जा चुके हैं तो वो धीरे से खड़ा होते हुए बोला, ट्रिमेंडस चेंजेस। असल में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। सही कहें तो स्टील ट्रायो नाम की कोई चीज अब मौजूद ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? भारत अब और भी ज्यादा हैरान था। सभी जानते थे कि एशिया के अंदर स्टील ट्रियो कितना ताकतवर संगठन था। पिछली रात भारत ने स्टील ट्रियो से कांटेक्ट किया था और कुछ ही देर बाद ब्रिस्को एंटरप्राइज की कार्गो शिप्स को हिरासत में ले लिया गया था। उन कार्गो शिप्स की तलाशी ली जा रही थी। एक रात पहले स्टील ट्रियो ब्रिस्को एंटरप्राइज की कार्गो शिप्स को रोकने और किसी स्टेट को कंट्रोल कर रहा था। इतना ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन एक रात में खत्म हो गया, कैसे? भारत ने फिर से पूछा। वो अपने साथ कितने लोगों को लेकर आया है? भारत के सवाल पर मानवीर को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, 2 लोग और थे, एक उसका असिस्टेंट और एक चीफ। चीफ उसे छोड़कर चला गया है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी। भारत कुछ देर के लिए हैरानी से मानवीर को देखता रहा। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि असल में चल क्या रहा है। ध्रुव के पापा को दूर जाता देखकर मानवीर खड़ा हो गया। अभी वो अपने शरीर को स्ट्रेच करने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि ध्रुव के पापा ने अपना सिर पीछे किया तो मानवीर ने फिर से घुटने टेक दिए और भारत से बोला, जमीन पर ज्यादा सुकून है। भारत एक बार फिर हैरान रह गया। नागपाल फैमिली इस समय मुसीबत में थी, इसलिए भारत ने डरते हुए पूछा, मानवीर, हमें क्या करना चाहिए? अगर भारत ने समय रहते कुछ नहीं किया तो नागपाल फैमिली तबाह हो सकती थी। मानवीर ने डरते हुए कहा, दया की भीख मांग लो। मानवीर ने फिर सीरियस होते हुए कहा, वो यहाँ अपने बेटे को देखने आया है। उसका बेटा कहाँ है? मानवीर की बात सुनकर भारत का शरीर थर थर कांपने लगा। ध्रुव अभी नागपाल फैमिली के अखाड़े में था। इस समय तक तो लड़ाई भी शुरू हो चुकी होगी, तो ध्रुव कीर्तन के हाथों से बच नहीं पाएगा। भारत ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं वहीं जा रहा हूँ। इतना कहते ही भारत तेजी से भागा। उधर नागपाल फैमिली के अखाड़े में सब कुछ तैयार था। जो लोग निहाल को पिटता देखने के लिए गेट तक नहीं गए थे, वो सभी रिंग की तरफ देखकर आपस में बातें कर रहे थे। नागपाल फैमिली का ये रिंग आज कई सालों बाद खुला है। पता नहीं ये ध्रुव जिंदा बच पाएगा या नहीं। उसका बचपना और उसकी हिम्मत आज उसे भयानक मौत के दरवाजे पर ले आई है। वहाँ मौजूद हर शख्स बस इस बारे में ही बात कर रहा था। दोनों लोग आमने सामने खड़े थे। कीर्तन की आंखों में खून सवार था। आज उसे ध्रुव से अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना था। वो ध्रुव को कभी सांस लेने का भी मौका नहीं देने वाला था। उसने दांत भींचते हुए कहा, देखो, आज तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ध्रुव कैजुअली मुस्कुराते हुए बोला, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। सारा माहौल काफी गर्म था। सभी कीर्तन के फेवर में चिल्ला रहे थे। वहाँ मौजूद हर शख्स ध्रुव को मरता हुआ देखना चाहता था। उसी समय भारत का फोन आ गया। जब ऑडियंस ने कीर्तन को रिंग से किसी के फोन का जवाब देते हुए देखा तो सभी को समझ में आ गया कि ये भारत की कॉल थी और सभी की समझ में आ गया था कि ध्रुव का बटलर निहाल भी मारा जा चुका होगा। कीर्तन अपनी जीत को लेकर 100% श्योर था और उसके पापा कह रहे थे, कीर्तन, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। तो मिस्टर गिल के साथ क्या करने जा रहे हो? ये सुनकर कीर्तन की खोपड़ी झनझना उठी। उसके पापा ने अभी क्या कहा? साथ ही उसके पापा ने उसे सीधे कीर्तन कहकर बुलाया था, जबकि ये तय किया गया था कि वो रचित की जगह लेगा। आप कैसी बातें कर रहे हो? कीर्तन को लगा कि उसने अपने पापा के मुंह से कुछ गलत सुन लिया है और उसके पापा किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए उसने फोन सामने रखकर स्क्रीन पर नजर डाली। सचमुच उसके पापा की कॉल थी। कीर्तन ने आगे कहा, पापा जी, मैं अभी कुछ काम निपटा रहा हूँ। इसमें बस 2 मिनट काफी होंगे। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद कीर्तन ने सीधे फोन रख दिया। ध्रुव को खत्म करने के लिए उसके लिए 2 मिनट काफी थे। दूसरी ओर जब भारत ने कीर्तन की बातें सुनी तो उसने गुस्से और खींच के साथ दोबारा फोन किया तो किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। भारत को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ा।
गिल फैमिली के लोग क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता था। न केवल मानवीर उससे डरता था बल्कि स्टील ट्रियो भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। रिंग के चारों ओर बैठे लोग भी कंफ्यूज थे। कुछ लोगों ने कीर्तन नाम सुना था लेकिन नागपाल फैमिली में कीर्तन नाम का कोई था नहीं, इसलिए लगा कि भारत ने गलत आदमी को कॉल कर दी है। कीर्तन ने अपना सेल फोन रख दिया और चिल्लाया, ध्रुव! इतना कहकर वो सीधे ध्रुव की तरफ चल दिया। वो रचित का बदला लेना चाहता था। ध्रुव की रिएक्शन टाइमिंग भी बहुत तेज थी, लेकिन कीर्तन कई साल आर्मी में बिता कर आया था। वो इस दिन का सपना देखता था जब वो दुनिया के सामने अपनी असली ताकत दिखा सके। ध्रुव ने बचने की कोशिश तो बहुत की पर कीर्तन का घूंसा ध्रुव को जा लगा। रिंग के चारों ओर मौजूद भीड़ ये देखकर खुशी से उछल पड़ी। लोग कीर्तन के लिए नारे लगा रहे थे। जोरदार मुक्का है। नागपाल फैमिली के लोग आम लोगों की तरह नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुक्का तो हाथी को भी मार सकता है। कीर्तन ने एक ही मुक्के में ध्रुव को खत्म कर दिया था और अपनी जीत के कॉन्फिडेंस में मुस्कुरा रहा था। इसके बाद कीर्तन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ध्यान से सुन लो, नागपाल फैमिली का घर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सको। इतना कहते कीर्तन ने दूसरा घूंसा भी सीधे ध्रुव पर चढ़ दिया। घूंसा ध्रुव के माथे से जाकर टकराया। कीर्तन को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। उसे पता था कि ये 2 घूंसे ध्रुव को खत्म करने के लिए काफी थे। कीर्तन की गलतफहमी तुरंत ही दूर हो गई। अपने आर्मी के एक्सपीरियंसेस के दम पर कीर्तन बता सकता था कि एक आम आदमी तो क्या, इन मुक्कों को एक प्रोफेशनल मुक्केबाज भी नहीं झेल सकता था। और ध्रुव जैसे रईस बाप के आवारा लड़के की क्या औकात। पर कीर्तन की सारी उम्मीदों को गलत साबित करता हुआ ध्रुव फिर से उठ खड़ा हुआ। कीर्तन 2 कदम पीछे जाकर बोला, कमाल है, पर कितनी देर? इतना कहकर वो एक तेज मूव के साथ फिर से ध्रुव के सामने आ गया। इस बार उसकी स्पीड पहले से काफी तेज थी। कीर्तन ने एक और मुक्का मारा और इस बार हैरानी से कीर्तन की आंखें खुली की खुली रह गईं। ध्रुव ने उसके घूंसे को हवा में ही पकड़ लिया था। उसने सच में कीर्तन जैसे इंसान का हाथ रोक लिया था। आर्मी में कीर्तन के ओपोनेंट उसके सामने टिक नहीं पाते थे। आर्मी की एक स्पेशल यूनिट में होने की वजह से उसे अपने मिशन पर अक्सर अलग अलग तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था। उसने अंडरवर्ल्ड से लेकर प्रोफेशनल लड़ाकों को धूल चटाई थी और अच्छे से जानता था कि कीर्तन का उन लोगों से कोई मुकाबला ही नहीं था। कीर्तन बहुत बड़े लेवल का फाइटर था, लेकिन आज पहली बार कीर्तन के मुक्के को किसी ने रोक लिया था, वो भी ध्रुव जैसे मच्छर ने। वहीं रिंग के बाहर खड़ी मालिनी ने जब ये देखा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने से पहले ही मालिनी ध्रुव की ताकत और पैसों के बारे में जानती थी। वहीं कीर्तन ने ध्रुव के इस मूव की तारीफ करते हुए कहा, नॉट बैड। कीर्तन की मुट्ठी ध्रुव ने पकड़ ली थी, लेकिन अभी भी कीर्तन के चेहरे पर सुकून का भाव था। फिर उसने अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश की और अचानक उसका चेहरा काला पड़ गया। ये क्या है? वो अपना हाथ ध्रुव की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। ध्रुव ने मासूम चेहरे से पूछा, तो क्या हुआ? उस पल कीर्तन को समझ में आ गया कि उसका अपोनेंट भी कोई आम इंसान नहीं था। क्या उसके पापा ने लड़ाई से पहले यही कहने के लिए फोन किया था? ध्रुव को न केवल अच्छी ट्रेनिंग मिली थी बल्कि उसके बेसिक्स भी काफी मजबूत थे। कीर्तन ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या जसविंदर ने तुम्हें सिखाया? ध्रुव ने बात नहीं की बल्कि अपनी ताकत का एक नमूना भर दिया। कीर्तन ध्रुव के हाथ में जबरदस्त ताकत महसूस कर पा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही ताकत लगाने के बाद कीर्तन गुर्राया और उसने अपने दूसरे हाथ से ध्रुव पर हमला किया। ये नागपाल फैमिली की रिंग थी, जहाँ कभी उसके पुरखों को कोई नहीं हरा सका। वहाँ कीर्तन इस लड़ाई को हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर कीर्तन को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ध्रुव उसके दूसरे मुक्के को फिर से रोकने में कामयाब रहेगा। इस बार कीर्तन को सच में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वो ध्रुव को छू भी नहीं पा रहा था। आर्मी में उसने कई तरह के पंचिंग स्किल सीखे थे और इस स्किल में उसे महारत हासिल थी। वहीं रिंग के चारों ओर बैठे लोग भी हैरान थे। दर्शकों को लगा था कि ये मैच एक तरफा है जिसमें कीर्तन विनर साबित होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतनी आसानी से कीर्तन को रोक लेगा। ये क्या चल रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नागपाल फैमिली मार्शल आर्ट्स की दीवानी रही है। आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया है। उनकी फैमिली के लड़कों ने कई बार नेशनल कंपटीशन में मेडल जीते हैं। सबकी नजरों में भले ही ध्रुव बहुत अच्छा कर रहा था, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि नागपाल फैमिली का कोई शख्स कभी हार भी सकता है। लेकिन कीर्तन की नजरों में शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। ध्रुव की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। कीर्तन ने कई बार कोशिश की और अंत में ध्रुव की पकड़ से आजाद हो पाया। अब कीर्तन की नजरों में ध्रुव के लिए थोड़ी इज्जत और हैरानी दोनों दिखाई दे रही थी। ध्रुव के 2 मूव देखकर ही कीर्तन के दिमाग में डर आ चुका था। वो अपने आप से बोला, नहीं, मैं ध्रुव के बहुत करीब जाने का रिस्क नहीं ले सकता। इसके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और ताकत में ये किसी से कम नहीं। भले ही कीर्तन को समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने ये कैसे किया, पर ध्रुव बहुत कम समय में काफी ट्रेंड हो चुका था। कीर्तन को लग रहा था कि ध्रुव इतने कम समय में जसविंदर के लेवल तक कैसे पहुंच गया। कीर्तन ने पहले जसविंदर की बैकग्राउंड की जांच की। वो जानता था कि अगर वो आर्मी में जसविंदर के साथ था
तो आमने सामने की लड़ाई में उसका जसविंदर से कोई मुकाबला नहीं था। अगर आज उसने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगा। साथ ही उन दर्शकों का सामना कैसे कर पाएगा जो उसके लिए नारे लगा रहे थे। ये सोचते ही एक पल में कीर्तन का चेहरा काला पड़ गया और उसे डर भी लग रहा था। साथ ही उसका किलिंग इंटेंट भी अब पहले से ज्यादा था। अचानक वो उछला और बहुत तेजी से अपना दांव लिया। इसे देखते ही सारे माहौल में जैसे विस्फोट हो गया। सभी दर्शक कीर्तन के लिए शोर मचाने लगे, पर तब तक ध्रुव ने भी हाथ चला दिया था। एक तेज आवाज के साथ कीर्तन का मुक्का ध्रुव के मुक्के से टकराया। उनकी मुट्ठियां मिली। कीर्तन को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, लेकिन ध्रुव का हाथ खून से लथपथ हो गया था। दर्द उसके हाथ की नसों से शुरू होकर उसके दिमाग तक जा रहा था। ध्रुव अपने हाथ के दर्द से कांप रहा था, पर उसे हैरानी हो रही थी कि मुक्केबाजी में खून कैसे निकल सकता है। तभी उसकी नजर कीर्तन के हाथ पर गई। कीर्तन के हाथ में पीतल का कड़ा था। ये कड़ा काफी मोटा था और इसकी एजेस काफी शार्प थी। ध्रुव का हाथ खून से लथपथ हो गया था और लोगों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी नागपाल फैमिली का एक मेंबर खुशी से चिल्लाया, ये तो कमाल का स्किल है। उसके कहते ही बाकी लोग भी खुशी से कीर्तन के पक्ष में नारे लगाने लगे। साथ ही कुछ लोग ध्रुव के लिए हूटिंग भी कर रहे थे। उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। ध्रुव यहाँ से वापस दिल्ली चले जाओ। इस कमेंट के साथ ही नागपाल फैमिली के लोग भी ध्रुव की खिंचाई करने लगे। भाई तुमने बस इतने से स्किल सीखकर नागपाल फैमिली के खिलाफ लड़ने के लिए सोच भी कैसे लिया? अगर अब भी तुमने दया की भीख नहीं मांगी तो तुम यहीं मर जाओगे। वहीं रिंग के बाहर मालिनी का चेहरा चिंता से सिकुड़ गया था। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि कीर्तन कितना दुष्ट इंसान था, लेकिन इस समय सारी भीड़ नागपाल फैमिली के कंट्रोल में थी। इन लोगों की नजर में नागपाल फैमिली ही सब कुछ थी और वो चाहकर भी नागपाल फैमिली को नाराज नहीं कर सकते थे। भले ही कीर्तन ने इस लड़ाई में हथियार का इस्तेमाल किया हो, पर किसी को भी इसमें कोई गलती नहीं दिख रही थी। कोई ये सोच भी नहीं रहा था कि इसमें कुछ गलत है। जब कीर्तन ने देखा कि ध्रुव अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो वो फिर से ध्रुव की ओर बढ़ा। इस समय कीर्तन एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था। वहीं ध्रुव भी किसी घायल शेर की तरह था, जिसने अचानक से हमला करना बंद कर दिया था और कीर्तन इस मौके को गवा नहीं सकता था। कीर्तन ने फिर से ध्रुव के उसी हाथ पर हमला कर दिया। हर झटके से ध्रुव को बेहद दर्द हो रहा था। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। रिंग के बाहर ध्रुव को शार्प एज के कड़े से मार पड़ते देख मालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी समय जसविंदर और तेजा भी वहाँ पहुँच गए थे। जब तेजा ने ये सीन देखा तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने गुस्से में फुफकारते हुए जसविंदर से कहा, क्या यहाँ कोई नियम कायदा नहीं है? जसविंदर भी गुस्से में था, लेकिन उसने तेजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजा शांत नहीं रह सकता था। तेजा ने और भी ज्यादा गुस्से में कहा, मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ। जसविंदर जानता था कि कीर्तन कितना शातिर इंसान है, पर असल में लड़ाई से पहले कोई नियम तय नहीं हुए थे। न ही ऐसा कोई नियम था जो कहता हो कि वो रिंग पर अपने साथ हथियार नहीं ला सकते। जसविंदर के समझाने पर तेजा ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? अगर तेजा और जसविंदर भी इस लड़ाई में कूद पड़े तो कीर्तन का बचना नामुमकिन हो जाता। इधर तेजा अभी भी गुस्से में था, उधर रिंग में ध्रुव खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तभी कीर्तन ने रिंग के नीचे खड़ी मालिनी की तरफ देखकर कहा, मालिनी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम अभी अपने घुटनों के बल बैठ गयी तो मैं इस ध्रुव को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मालिनी की सांसें थम। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि कीर्तन इतना गुस्सा था, और अब जाकर पता चल रहा था कि ध्रुव तो केवल बहाना था। वो तो केवल मालिनी की वजह से लड़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि मालिनी इस लायक नहीं है कि उसे इस तरह से टॉर्चर किया जाए। अगर मालिनी जमीन में घुटनों के बल बैठ गई तो क्या कीर्तन ध्रुव को छोड़ देगा? जब कीर्तन ने देखा कि मालिनी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, तो उसने ध्रुव के घाव पर फिर से अपने कड़े से मारते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने अभी क्या कहा? कीर्तन के तेज घूंसों ने खुद कीर्तन को भी थका दिया था। वहीं ध्रुव का हाल खराब हो चुका था। मालिनी डर से कांप रही थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर ध्रुव की जान बच जाती है तो उसे घुटनों के बल बैठने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। जैसे ही मालिनी घुटने टेकने वाली थी, ध्रुव ने अचानक कीर्तन पर झपट्टा मारकर अपना दांव चला। एक पल में कीर्तन जमीन पर था और ध्रुव उसके ऊपर। ध्रुव ने कीर्तन के कान में कहा, तुम मौत को दावत दे चुके हो, अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। कीर्तन ने तुरंत अपने पीतल के कड़े वाले हाथ से ध्रुव पर फिर से एक घूंसा मारा, पर इस बार ध्रुव ने उसका हाथ रोक दिया था। ध्रुव ने कीर्तन की मुट्ठी पकड़ रखी थी और उसे हिलने से रोक चुका था। साथ ही ध्रुव ने कीर्तन की आंखों पर एक जोरदार मुक्का मारा। एक पल के लिए कीर्तन अंधा हो गया था। वो बुरी तरह चिल्लाया। ऐसा लगा था जैसे उसकी आंखें बाहर आ गई। कीर्तन को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पास अभी भी पलट कर वापस लड़ने की ताकत होगी। आंखों में एक पल के अंधेपन को महसूस करते ही कीर्तन ने बिना कोई हिचकिचाहट के सीधे अपना स्विस आर्मी नाइफ निकाल लिया। ध्रुव, बी केयरफुल।
कीर्तन के हाथ में स्विस आर्मी नाइफ देखकर मालिनी चिल्लाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीर्तन वैसे भी उस्ताद था, वो हर समय ये स्विस आर्मी नाइफ अपने साथ रखता था और इससे उसने कई लोगों को जान से मारा भी था। उसके लिए ध्रुव को खत्म करना आसान था। रिंग के बाहर कीर्तन के पक्ष में खड़े लोगों को अब जाकर एहसास हो रहा था कि ये एक फेयर कंपटीशन नहीं रह गया था। कीर्तन ने मैच के बीच में पीतल के कड़े को इस्तेमाल किया था। लोग इतना बर्दाश्त कर सकते थे, पर क्योंकि वो इतनी ताकतवर नागपाल फैमिली से था, इसके बावजूद भी ध्रुव को हरा नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, अब उसने अचानक से अपना स्विस आर्मी नाइफ भी निकाल लिया था, तो ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। कीर्तन ने हद पार कर दी थी। तो ये है नागपाल फैमिली की ताकत। नागपाल फैमिली तो पुराने जमाने से रेसलर और मार्शल आर्ट वालों की फैमिली रही है। वो बहुत मतलबी और बेशर्म लोग हैं। इस समय रिंग के बाहर के लोगों ने आखिरकार ध्रुव की तरफ से बोलना शुरू कर दिया था। लोगों को ध्रुव से सिंपैथी हो रही थी। इसे बराबर की लड़ाई नहीं कहा जा सकता था। एक तरफ कीर्तन पीतल के कड़े का और अब स्विस आर्मी नाइफ का इस्तेमाल कर रहा था, दूसरी तरफ ध्रुव के पास कोई मौका ही नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कीर्तन के हमले में ध्रुव का दाहिना हाथ खून से लथपथ हो चुका था। उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और उसका दाहिना हाथ अब बेकार हो गया था। अगर ध्रुव हाथ चलाए भी तो उसके हाथों में अब ताकत ही नहीं बची थी। कीर्तन बेशर्मों की तरह हंस रहा था। लोगों की बातें सुनकर भी कीर्तन को जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। ध्रुव ने बिना कोई सबूत छोड़े उसके भाई को मार डाला था, इसलिए कीर्तन किसी भी तरीके से ध्रुव को खत्म करना चाहता था। इस पॉइंट पर उसे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। ध्रुव को खत्म करना ही सही था। ये देखकर रिंग के बाहर मौजूद मालिनी का दिल टूट गया था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। तभी एक तेज आवाज के साथ चाकू ध्रुव के शरीर में घोंप दिया गया। ध्रुव के सर में दर्द से एक झंझनाहट हुई और एक तेज दर्द ने तुरंत उसके सारी कॉन्शियसनेस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ध्रुव ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने फिर भी रिएक्ट किया और अपने एक हाथ से कीर्तन का कंधा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कीर्तन का चाकू। कीर्तन अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने ध्रुव को रिएक्ट करते देखा तो गुस्से में फुफकारते हुए बोला, You are dead, ध्रुव। तुम्हारा खेल बस अब खत्म हुआ। पिछले 20 सालों से वो आर्मी में सर्व कर रहा था। उसे आज तक केवल अपने छोटे भाई की तस्वीरें देखने को मिली थी। रचित के मरने तक उसे आर्मी छोड़ने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसे कभी अपने जुड़वा भाई से मिलने का मौका ही नहीं मिला। रचित के मरने के बाद उसे आर्मी छोड़ने का मौका मिल पाया था। एक तरह से रचित की मौत के कारण ही वो बाहर आ पाया था। ध्रुव ने कीर्तन का हाथ पकड़ रखा था और उसकी ओर देखकर बोला, तुम किस बारे में सोच रहे हो? कीर्तन पूरी तरह से हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव में अभी भी लड़ने की इच्छा बाकी थी। जैसे ध्रुव ने अपनी बात खत्म की, उसने कीर्तन को जोर से पकड़कर पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। कीर्तन बिल्कुल भी नहीं घबराया। ध्रुव ने उसे सामने से पकड़ रखा था, इसलिए ध्रुव कीर्तन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे ही कीर्तन के दिमाग में यह ख्याल आया, ध्रुव ने कीर्तन के सिर पर अपने सिर से जोरदार टक्कर मारी। उन दोनों के सिर ऐसे टकराए जैसे दो अखरोट एक दूसरे से टकराते हो। कीर्तन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर टूट गया हो। वो एक पल के लिए बेसुध सा हो गया था। ध्रुव सचमुच अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। यह हमला उसने अपनी पूरी ताकत से किया था। ध्रुव के केवल इस एक ही हमले से कीर्तन को ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से फट जाएगा। वहीं ध्रुव ने दहाड़ते हुए कहा, It's not over yet. कीर्तन, दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे ध्रुव के पास कहीं से जबरदस्त ताकत आ गई हो, क्योंकि उसने फिर से अपने सिर से कीर्तन के सिर पर जोरदार हमला किया। वहीं इस रिंग के बाहर खड़ी मालिनी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव किस तरह का इंसान बन चुका था। इस समय ध्रुव कीर्तन से केवल मालिनी के लिए लड़ रहा था। जब मालिनी ने देखा कि ध्रुव का सिर खून से लथपथ था तो उसका दिल बहल गया और वो फ्रस्ट्रेशन में रोने लगी। जब ध्रुव ने कीर्तन पर दूसरी बार सिर से हमला किया तो कीर्तन को ऐसा लगा जैसे उसका सिर टूटकर अलग हो जाएगा। दोनों का चेहरा खून से लथपथ था। कीर्तन ने पागलों की तरह ध्रुव को देखकर दहाड़ा, आ जाओ, मैं तुम्हें अभी इस समय नर्क में भेज दूंगा। इतना कहते कीर्तन ने अपनी पूरी ताकत से ध्रुव के कमजोर हिस्सों पर हमला कर दिया। वो ध्रुव को घायल नहीं करना चाहता था, अब वो ध्रुव को खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि ध्रुव मर जाए। उसके इरादे भांपकर मालिनी की चीख निकल गई। नहीं। उसे अब किसी बात की कोई परवाह नहीं थी और वो तेजी से दौड़ती हुई रिंग की ओर भागी। उधर बाकी लोग ये नजारा देखने के लिए खड़े हो गए। यहाँ तक कि नागपाल फैमिली के मेंबर्स को भी कीर्तन गलत लग रहा था। अचानक कीर्तन ने स्विस आर्मी नाइफ निकाला और सीधे ध्रुव के गले पर निशाना साधते हुए हमला किया। लेकिन अगले ही सेकंड इससे पहले कि स्विस आर्मी नाइफ ध्रुव के गले को छूता, गर्म खून की एक धारा बह निकली और पूरा रिंग खून से सन गया था। मालिनी अपनी जगह पर रुक गई। सामने खून देखकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो बेहद हैरान थी। ये सीन बहुत डरावना था। जसविंदर आ चुका था।
जसविंदर रिंग में आकर कीर्तन से स्विस आर्मी नाइफ छीन चुका था। फिर उसने कीर्तन की आंखों में आंखें डालकर कहा, कीर्तन, मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ कि स्विस आर्मी नाइफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले कीर्तन ने अपना हाथ घुमाया। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। बस उन लोगों ने केवल स्विस आर्मी नाइफ के चाकू से एक चांदी की चमक देखी और अगले ही पल कीर्तन का सिर कटकर जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही ये हुआ, वारिद की भी आवाज सुनाई दी। वारिद भी यहाँ। जब वारिद ने देखा कि कीर्तन की गर्दन कटकर उसके अखाड़े में गिरी हुई है, तो वो पागलों की तरह जसविंदर पर दहाड़ा। उसे छोड़ दो। वारिद अंत में वापस मैदान में दिखाई दिया। हालांकि कीर्तन हार कर मारा भी जा चुका था। इस तमाशे को देख रहे लोग समझ गए थे कि कीर्तन ध्रुव की टक्कर का अपोनेंट नहीं था। भले ही कीर्तन ने पीपल के कड़े को हथियार की तरह इस्तेमाल किया हो, फिर भी वो ध्रुव को टक्कर नहीं दे पा रहा था। उसने ध्रुव की गलत जगह पर हमला किया था और अंत में अपने चाकू से ध्रुव का गला काटने जा रहा था। देखने वाले लोगों के दिल से नागपाल फैमिली की इज्जत खत्म हो चुकी थी। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा चौंका दिया वो ये थी कि वारिद अभी भी दया की भीख मांग रहा था। इसके अलावा जब वारिद जसविंदर से कीर्तन को छोड़ने की भीख मांग रहा था, और जसविंदर के हाथ बिजली से भी तेज थे और वारिद की आवाज सुनने के बाद भी वो रुक नहीं पाया। जब तक जसविंदर कुछ सोच पाता, कीर्तन का सिर धड़ से अलग हो चुका था। वारिद हैरान अपनी जगह बुत बनकर खड़ा था। नागपाल फैमिली के दोनों जुड़वा बच्चे, वारिद की पूरी जिंदगी और सब कुछ उजड़ चुका था। वारिद इतने गुस्से में था कि वो अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पा रहा था। वो पागलों की तरह सबको गाली बक रहा था, जबकि वहीं जसविंदर बहुत शांत था। वारिद का गुस्सा देखकर सारा माहौल बदल चुका था। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। कब क्या हो जाए किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, पर जसविंदर को वारिद की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस पीछे मुड़ा और ध्रुव के पास जाकर बोला, क्या तुम ठीक हो? ध्रुव का चेहरा सूजा हुआ था। उसकी चोटों से खून निकल रहा था। वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा था। जसविंदर ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा ध्रुव, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बेहतर। अब चलें? उसने एक हाथ से ध्रुव को उठने में मदद की और ध्रुव को उठाकर तेजा को सौंप दिया। साथ ही तेजा को इशारा किया कि वो ध्रुव का ध्यान रखे। उसके बाद तुरंत जसविंदर पलटा और वारिद को सबक सिखाने चल दिया। वारिद पूरे गुस्से में नॉन स्टॉप गालियां बक रहा था। वो ध्रुव और कीर्तन को लड़ने से रोकने के लिए यहाँ आया था। वो आज तक नहीं जानता था कि ध्रुव के पापा कौन थे, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि मानवीर उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन अभी उसके सामने उसके दूसरे लड़के की लाश पड़ी थी। ऐसे में वारिद चुपचाप खड़ा तमाशा कैसे देख सकता था? उसे कुछ तो करना ही होगा। वो कायर नहीं था। उसने जसविंदर को देखकर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम सब जिंदा बचकर निकल जाओगे? इतना कहते ही अगले पल वारिद जसविंदर के सामने खड़ा था। वो जसविंदर को वहीं खत्म कर देना चाहता था। जसविंदर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी मुट्ठियां भींच ली, मानो कह रहा हो कि वो तैयार है। वारिद ने गुस्से में एक घूसा बगल में रखे लकड़ी के पटरे पर मारा और उस पटरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखने वाले ये सीन देखकर डर से कांपने लगे। वारिद ने जसविंदर को देखकर दहाड़ते हुए कहा, तुम जसविंदर हो ना? मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम जो भी हो, मेरे बेटे को मारकर यहाँ से नहीं जा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि उसे खत्म कर इतनी आसानी से निकल जाओगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? वारिद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जसविंदर किसके लिए काम करता है? वो कौन है? वारिद को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बस एक बात जानता था कि ध्रुव के लोगों ने उसके बेटे को खत्म किया है और वो हर हाल में अपना बदला लेकर रहेगा। उसे शायद ये लग रहा था कि वो चाहे तो ध्रुव और उसके पापा को यहीं खत्म कर सकता था। फाइटिंग रिंग के बाहर ये तमाशा देख रहे लोग आखिरकार समझ गए कि क्या चल रहा था, और अब तक सबको समझ में आ गया था कि ध्रुव से लड़ने वाला शख्स रचित नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई कीर्तन था। तभी जसविंदर ने गुस्से में वारिद को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा लड़का एक बुज़दिल था। उसने लड़ाई में गलत तरीके इस्तेमाल किए थे और इसीलिए मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है। और हाँ वारिद, अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। जब वारिद ने उसका उत्तर सुना, खुशी से ताली बजाता हुआ बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें स्टीरियस डिपार्टमेंट को फोन लगाया, जहाँ कभी कीर्तन काम करता था। उसका फोन मिलते ही आर्मी कैंप से सैनिकों की एक टुकड़ी तुरंत नागपाल के घर की ओर चल दी। फोन काटने के बाद वारिद ने जसविंदर से कहा, अब तुम कहीं नहीं जा सकते जसविंदर। वारिद बेहद गुस्से में था। बोलते बोलते उसने धीरे से अपनी जैकेट उतार दी। वो कोई एक्शन लेने जा रहा था। उधर वहाँ मौजूद लोगों ने जब उसे कपड़े उतारते देखा तो जोश में चिल्ला उठे। पर इससे पहले कि वारिद कोई कदम उठाता, बटलर ने वारिद को इशारा करते हुए कहा, सर, वो लोग यहाँ आ चुके। बटलर जल्दी से चिल्लाया। जब वारिद ने ये सुना तो हैरान रह गया। वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ सकते थे जब उसने ही उन्हें बुलाया था? तभी ध्रुव के पापा टहलते हुए रिंग के पास आ पहुँचे। वारिद ने ध्रुव के पापा को घूर कर देखते हुए पूछा, क्या तुमने किसी को यहाँ बुलाया है? ध्रुव के पापा ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ।
उनकी हाँ सुनकर वारिद हंसने लगा। उसे अभी तक लग रहा था कि ध्रुव के पापा इस सिचुएशन से अकेले ही निपट सकते थे। वारिद ने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव के पापा किसी को मदद के लिए बुलाएंगे। ये उसकी उम्मीद से बाहर था। इस समय मानवीर भी आकर ध्रुव के पापा के पास खड़ा हो गया था। वारिद ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे लगता है कि किसी को मदद के लिए बुलाना एक गलत फैसला है। तुमने जिसे भी बुला लिया हो, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। तुम लोग बस अपनी कब्र खोद रहे हो। ध्रुव के पापा बस मुस्कुरा दिए और वारिद को जवाब देते हुए बोले, नहीं, मुझे लगता है कि ये सही फैसला है। वारिद ने भी उसी अंदाज में हंसते हुए कहा, जिसे बुलाना हो बुला लो, देखते हैं तुम जिंदा बचकर कैसे जाते हो। वारिद को पता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर गिल फैमिली की ताकत कुछ भी नहीं थी। यहाँ केवल नागपाल फैमिली का हुक्म चलता था। वैसे भी ध्रुव के पापा पिछले कई सालों से विदेश में रह रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे ने जो भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वारिद ने गुस्से में फुफकारते हुए कहा, अब माफी मांगने का क्या मतलब? तुम तो बहुत ताकतवर इंसान हो ना। मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, वो ये नहीं समझता कि एक इंसान को मारने से कुछ नहीं होगा, पूरी फैमिली को खत्म करना चाहिए, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। वारिद के सवाल पर ध्रुव के पापा ने पहले की तरह बेफिक्री से कहा था, पर उनकी बात सुनकर पूरी नागपाल फैमिली हैरान थी। वो लोग अभी तक ध्रुव को ही पागल समझ रहे थे, पर ध्रुव के पापा तो 10 कदम आगे थे। उन्हें ध्रुव से ज्यादा पागल इंसान के सामने आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जल्द ही सभी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। ध्रुव के पापा के चेहरे पर कोई गुस्सा या कोई डर नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि इतना पोलाइट, इतना प्यार से बोलने वाला इंसान ऐसी बात करेगा। उधर वारिद इतना गुस्से में था कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो अभी ध्रुव के पापा को हैरानी से देख रहा था। उसकी छाती फूल रही थी। एक इंसान को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहिए, ये बात वारिद के दिल में चुभ गई। वो लोग समाज में रह रहे थे। आज तक इतना बड़ा कदम वारिद ने खुद भी नहीं उठाया था। वारिद ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर ध्रुव के पापा को घूर कर देखा। फिर उसने गुस्से में पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ खड़े हो? ये नागपाल फैमिली का घर है, गौर से देख लो। इतना कहकर वारिद 2 कदम आगे बढ़कर ध्रुव के पापा के ठीक सामने खड़ा हो गया। वो किसी बाहरी आदमी को उसके घर में आके उससे ही डराने नहीं दे सकता था। वारिद कायर नहीं था, पर फिर भी उसे ध्रुव के पापा का पावरफुल ऑरा समझ में आ रहा था। और तो और मानवीर जैसा इंसान भी उसके पास खड़ा था, पर मानवीर में एक भी वर्ड कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बात मानवीर जानता था कि वारिद के दोनों लड़के मारे जा चुके थे और अब वारिद को कंट्रोल करना मुश्किल था। अगर वारिद ध्रुव के पापा से लड़ने के लिए खड़ा हो ही जाता तो उस शैतान को कौन रोक पाएगा। वारिद को अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इतने लोगों में से किसी ने कीर्तन को बचाने की कोशिश नहीं की। जसविंदर ने सबके सामने उसकी गर्दन उड़ा दी थी और पूरी नागपाल फैमिली में कोई कुछ नहीं बोला। कीर्तन ने अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। उसने अपने छोटे भाई के लिए सारी जिंदगी आर्मी की नौकरी की और रचित को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। जहाँ तक नागपाल फैमिली की बात है, वो सभी लोग कई पीढ़ियों से मार्शल आर्ट को अपनी जिंदगी दे चुके थे। वारिद खुद भी जबरदस्त फाइटर था और आज वारिद ये देखना चाहता था कि गिल फैमिली के लोग क्या कर सकते थे। वारिद गुस्से में था। वो अपने लड़के की मौत का बदला लेना चाहता था। वो फिर से लड़ना चाहता था। उसने गुस्से में अपने लोगों को इशारा करते हुए कहा, इन्हें जाने मत देना। पर ध्रुव के पापा ऐसे शांत खड़े थे जैसे कोई अपने घर की बालकनी में खड़ा हो। जो नहीं होना था वो तो हो चुका था और अब बात करने का कोई मतलब नहीं बचा था। इसलिए सीधे हमला करना ही वारिद के पास एक लौता रास्ता बचा था। नागपाल फैमिली में केवल कुछ ही लोग ध्रुव के पापा को जानते थे और उससे भी कम लोग मानवीर को जानते थे। मानवीर ने देखा कि वारिद का एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? वारिद ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। ये देखकर कि वारिद पर उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानवीर ने उस पर गरजते हुए पूछा, वारिद तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मानवीर यहाँ ध्रुव के पापा की मदद करने नहीं बल्कि वारिद के लिए आया था। सीधे शब्दों में कहें तो मानवीर यहाँ अपने फायदे के लिए आया था। स्टील ट्रियो के बिखरने के बाद अब उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ से मानवीर फिर से जिंदगी शुरू करने जा रहा था। अब तक स्टील ट्रियो को आगे बढ़ाने में नागपाल फैमिली की काफी मदद मिली थी। इसके अलावा अगम चैरिटी के दिवालिया होने पर मानवीर पहले अपना फाइनेंसियर खो चुका था। अब अगर नागपाल फैमिली को कुछ भी हो गया तो मानवीर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए मानवीर आज नागपाल फैमिली के पास आया था। वो नागपाल फैमिली को कुछ नहीं होने दे सकता था। उसे वारिद को हर हाल में बचाना था, क्योंकि वारिद को बचाने का मतलब था मानवीर खुद भी बच जाएगा। मानवीर को लग रहा था कि वारिद अभी जो भी करने जा रहा था उससे वारिद को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं वारिद के नजरिए से देखें तो जब उसके दोनों लड़के ही न रहे तो क्या फायदा, क्या नुकसान। उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी और वो था बदला। मानवीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वारिद ध्रुव के पापा से लड़ना चाह रहा था। उसे लगा कि वारिद बहुत इडियट था।
अगर मानवीर ध्रुव के पापा से लड़ाई में जीत भी गया तो क्या हासिल कर लेगा? वो पहले स्टील ट्रियो को खत्म कर चुका था और स्टील ट्रियो से जुड़े लोगों को भी खत्म कर चुका था। मानवीर को भले ही ठीक से अंदाजा न हो कि ध्रुव के पापा का विदेश में क्या स्टेटस है, पर एक बात वो अच्छे से जानता था कि अगर ध्रुव के पापा सामने आ गए तो दुनिया के सभी बड़े लोगों को उसके लिए रास्ता छोड़ना होगा। तभी वारिद की आवाज गूंजी, इन्हें समझा दो कि हम कौन है। वारिद गुस्से में था और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मानवीर ने उससे क्या कहा था। नागपाल फैमिली के लोगों ने जब उसका ऑर्डर सुना तो एक भगदड़ सी मच गई। उन सभी का एक ही टारगेट था, वो था ध्रुव के पापा। सभी ध्रुव के पापा की तरफ दौड़ पड़े। जब मानवीर ने लोगों को अपनी ओर आते देखा तो वो ध्रुव के पापा के पास पहुंचकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मानवीर ने अपनी पोजीशन ले ली और अपनी तरफ आते लोगों को देखकर चिल्लाया, उनको छूने से पहले तुम लोगों को मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। ये सुनकर ध्रुव के पापा के हाव भाव बदल गए। रिंग में अभी ध्रुव का खून बह रहा था और उसमें थोड़ी सी ताकत बची थी। ध्रुव ने अपनी आंखें खोलकर पापा की ओर देखा। पापा। इतने सालों के बाद आज ध्रुव ने अपने पापा को देखा था। उसके पापा वापस आ गए थे, पर इस समय हालात ऐसे थे कि दोनों मिल भी नहीं सकते थे। ध्रुव ने उनकी ओर देखा। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी। वो यहाँ रिंग में बैठकर अपने पापा की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो एक आम इंसान की तरह ही दिख रहे थे। उधर मानवीर मोर्चा ले चुका था। उसने गरजते हुए कहा, देखो, ये गलती करने की कोशिश भी मत करना, यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। मानवीर दहाड़ा और एक पल में ही वो लड़ने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था कि उसका फाइटिंग मोड एक्टिवेट हो गया था। ये देखकर वारिद थोड़ा परेशान था। वारिद की जगह कोई और होता तो उसे संभाला जा सकता था, लेकिन मानवीर लड़ने के मूड में था। मानवीर के रहते हुए ध्रुव के पापा को छू पाना नामुमकिन था। वारिद ने अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमला करो, चलो मिलकर उसे खत्म कर डालें। नागपाल फैमिली अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। वारिद को मानवीर की बातों पर विश्वास था कि ध्रुव के पापा पूरी नागपाल फैमिली को खत्म कर सकते हैं और चाहे तो पूरी दुनिया को उलटने में भी देर नहीं लगेगी। वारिद अच्छे से जानता था कि ध्रुव के पापा आज अभी पूरी नागपाल फैमिली को खत्म कर सकते हैं, इसलिए वारिद के पास केवल एक ही चांस था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ध्रुव के पापा को अपना अगला कदम लेने से पहले ही खत्म कर दिया तो शायद वो जीत पाएगा। साथ ही वारिद को उम्मीद थी कि कीर्तन जिस यूनिट में काम करता था वो भी आती होगी। अगर आर्मी आ गई तो वारिद को बस ध्रुव के पापा की पहचान बदलनी होगी और सारी बात खत्म हो जाएगी। जहाँ तक नागपाल फैमिली के बाकी लोगों की बात थी, वो कॉन्फिडेंट थे कि मानवीर और ध्रुव के पापा को निपटाना आसान था। वो केवल 2 या 3 लोग थे और नागपाल फैमिली के पास 100 से ज्यादा लोग थे। जो भी बीच में आया वो मारा जाएगा। तभी नागपाल फैमिली का हेड बटलर वारिद के पास आकर बोला, सर, वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये सुनकर वारिद का चेहरा काला पड़ गया। वारिद को लग रहा था कि कीर्तन की यूनिट आ जाएगी, पर इतनी जल्दी इसकी उम्मीद वारिद को नहीं थी और उसने हेड बटलर को देखकर कहा, उन्हें रोकने का कोई रास्ता ढूंढो। मेरे भाइयों से कहो कि वो बाहर जाएं और उनको अंदर आने न दें। साथ ही ध्यान रहे कि उन्हें अभी कुछ भी पता न चले। ये सुनने के बाद बटलर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, सर, मुझे डर है वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। हेड बटलर की आवाज में डर था। उसके कहने का मतलब एकदम साफ था कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वारिद गुस्से से फुफकारता हुआ हेड बटलर की ओर मुड़ा। बटलर ने फिर कहा, हाँ सर, विश्वास कीजिए, हम लोग सच में उन्हें रोक नहीं सकते। उसने दरवाजे के बाहर की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, वैसे भी ध्रुव सर के पापा कौन हैं? मैंने गिल फैमिली में इतने ताकतवर शख्स के बारे में कभी नहीं सुना। सर, आप एक खिड़की से बाहर देखो, आपको भी पता चल जाएगा कि हम। वारिद जानता था कि ध्रुव के पापा एक ताकतवर इंसान थे, हालांकि उसे अभी भी उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। बटलर की बातें सुनकर वारिद सरप्राइज था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। ये मेरा बटलर है या गिल फैमिली का? तभी बटलर ने खिड़की खोल दी। बाहर का नजारा देखकर वारिद के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो बेहद सदमे में था और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये क्या है? बाहर पूरे आसमान पर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। कीर्तन की आर्मी यूनिट के पास इतने हेलीकॉप्टर्स थे, ये सोचकर ही वारिद हैरान था। नागपाल फैमिली उन्हें रोक नहीं सकती थी। आर्मी के लोग नागपाल फैमिली की तलाशी नहीं ले सकते थे। वो तो अपने एक जवान की फैमिली की मदद करने आए थे। कोई उन्हें कैसे रोक सकता था? चाहे कुछ भी हो, उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। नागपाल फैमिली की हवेली बहुत बड़ी थी और उनके बंगले के चारों ओर उससे भी बड़ी जमीन खाली पड़ी थी, इसलिए हेलीकॉप्टर्स के उतरने के लिए जगह की कमी नहीं थी। वारिद ने बटलर को देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वारिद डर गया था। सामने का मंजर बहुत भयानक था। खिड़की के बाहर हेलीकॉप्टर्स के कारण धूल के साथ सूखे पत्ते उड़ रहे थे। वारिद भी इस नजारे को देखकर डर गया था। अगर उसने अभी भी ध्रुव के पापा के साथ लड़ाई करने की कोशिश की तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो हार जाएगा, और अगर ध्रुव के पापा के मोमेंटम की बात करें तो वारिद पहले ही हार चुका था। हेड बटलर ने हैरानी से पूछा, सर, हमें क्या करना चाहिए? इतने सालों तक नागपाल फैमिली में रहने के बावजूद बटलर को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था।
ध्रुव के पापा नागपाल फैमिली से कई कदम आगे थे और उन्होंने बगैर कुछ बोले नागपाल फैमिली को कुचल कर रख दिया था। जब बटलर ने देखा कि वारिद कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने पूछा, अगर हम पहले भाग जाएं तो कैसा रहेगा? इन हेलीकॉप्टर को उतरने में कुछ समय लगेगा और हमारे पास अभी भी भागने का मौका है। हालांकि बटलर की समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव के पापा ने ऐसा कैसे किया, पर वो इतना जरूर जानता था कि नागपाल फैमिली उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लायक ही नहीं है। खिड़की के बाहर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे, चारों तरफ केवल हेलीकॉप्टर्स ही दिख रहे थे। वारिद ने अपने जीवन में इतने हेलीकॉप्टर्स कभी एक साथ नहीं देखे थे। वो आकाश को ढकते हुए एक के बाद एक उड़ते गए। जब उसने ये देखा तो अंततः उसे एहसास हुआ कि उसका ध्रुव के पापा से कोई मुकाबला नहीं था। मुझे एक बाइनोक्यूलर दो। वारिद ने अपना हाथ बढ़ाकर बटलर से कहा। इस समय बटलर उसके लिए बाइनोक्यूलर्स कहाँ से ढूंढ कर लाता, पर बटलर वारिद को अच्छी तरह से जानता था और उसने कहा, सर हमें बाइनोक्यूलर की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप देखना चाहते हैं कि ये आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं या नहीं। हवा में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे। अगर वो विदेश से आए होते तो केवल एक ही हेलीकॉप्टर होता। हालांकि इतने सारे हेलीकॉप्टर्स का एक साथ आना इम्पॉसिबल था। बटलर की बात सुनकर वारिद का दिल बैठ गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि बटलर सही था, ये सभी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे। इसके अलावा वारिद के लोगों ने दरवाजे पर उसके ऑर्डर नहीं सुने थे, इसलिए वारिद ने गैस किया कि हो सकता है कि ध्रुव के पापा ने सीक्रेटली कोई और प्लान बना रखा होगा। बटलर समझदार था और अभी भी उसका दिमाग सही चल रहा था। उसने वारिद को समझाते हुए कहा, सर अगर हम अब भी नहीं गए तो आगे हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। अगर आप जिंदा हो तो किसी और चीज के बारे में चिंता मत करो, पहले अपनी जान बचाओ। नागपाल फैमिली के बटलर ने चिल्लाते हुए कहा और वारिद की आंखें रिंग पर पड़ी कीर्तन की लाश पर थी। कुछ दिन पहले जब रचित की मौत हुई तब भी वारिद यहाँ ही खड़ा था। आज जब कीर्तन का मर्डर हुआ तो भी वारिद समय पर नहीं पहुँच पाया। नागपाल फैमिली जल्द ही तबाह होने वाली थी और वारिद चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बटलर फिर चिल्लाया, सर आप क्या सोच रहे हैं? वारिद ने पीछे मुड़कर देखा। फाइटिंग रिंग के आसपास मौजूद लोगों का मानवीर से कोई मुकाबला नहीं था। भले वो मानवीर को कुछ समय के लिए रोक ले पर उसे हरा नहीं पाएंगे, और अगर मानवीर को रोक ही लिया तो आर्मी के लोगों को नहीं रोक पाएंगे। वारिद ने कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपना लास्ट डिसीजन ले लिया और बटलर से बोला, चलो चले। वो जाने वाला था पर तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। अगर उसे मौका मिलता तो वो ध्रुव को अपने हाथों से मार डालता। जैसे ही वारिद भागा किसी ने उसे पहचान लिया और पीछे से चिल्लाया, वो देखो वारिद भाग रहा है। इतना सुनते ही नागपाल फैमिली के लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। वारिद उन्हें लड़ने के लिए छोड़ गया और खुद जान बचाकर भाग रहा था। वारिद ने हेड बटलर से कहा, फैमिली के बाकी लोगों को मेन गेट की रक्षा करने के लिए कहो और कहो कि आर्मी को अंदर न आने दें। जब समय आएगा तो गेट से दूर हट जाएं। बटलर ने सिर हिलाया और तुरंत फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया। नागपाल फैमिली कई पीढ़ियों से मार्शल आर्ट को अपनी जिंदगी दे रही थी। सभी लड़ने में अच्छे थे। जब तक नागपाल फैमिली पूरी तरह से तबाह ना हो जाए वो लोग आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। तभी किसी ने ध्रुव के पापा को बताया, सर सर ध्रुव का बहुत खून बह रहा है। ध्रुव अभी भी रिंग में लेटा हुआ था। ध्रुव क्या तुम ठीक हो? मालिनी ने ध्रुव का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से ध्रुव की छाती को सहलाकर ध्रुव को सांस लेने में मदद कर रही थी। थोड़ी देर में मालिनी को लगा कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। खून देखकर मालिनी ने अफसोस जताते हुए कहा, वो एक नंबर के गंदे बेईमान लोग हैं। दौड़ते समय मालिनी ने अपने दांत पीस लिए। अगर कीर्तन ने बेईमानी न की होती तो ध्रुव उसे आसानी से हरा देता। तभी जसविंदर ने मालिनी के हाथ में लगे खून को देखकर उसे समझाते हुए कहा, वो ठीक है, मुझे देखने दो। मेरी कार में कुछ अच्छी दवाएं पड़ी हैं। हमें पहले इसका खून रोकना होगा। जसविंदर को देखकर मालिनी की भी हिम्मत आ गई। मालिनी ने ध्रुव को जाने दिया। दूसरी ओर मानवीर ने अपने आसपास के सभी लोगों को पटक कर नीचे गिरा दिया था। फिर उसने पीछे मुड़कर ध्रुव के पापा की ओर देखा तो हैरान रह गया। वो किस तरह के इंसान थे? यहाँ आने के बाद इतना खून खराबा होने के बाद भी वो आराम से खड़े थे और वो वारिद को भागने कैसे दे सकते थे? मानवीर ने हैरानी से ध्रुव के पापा से पूछा, क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? ध्रुव के पापा ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर मानवीर ने डरते हुए कहा, मुझे पता है कि हम घिरे हुए दुश्मन का पीछा नहीं कर सकते। मानवीर मन ही मन बहुत खुश था। नागपाल फैमिली उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी। अगर नागपाल फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो उसके पास रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर उन्होंने वारिद को कुछ समय दिया तो नागपाल फैमिली फिर से खड़ी हो सकती थी। पर ध्रुव के पापा ऐसा नहीं सोच रहे थे। उन्होंने अपना सिर हिलाकर मानवीर से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ज्ञानी को उसका ज्ञान मार डालेगा और अज्ञानी को उसका अज्ञान। आदमी पैसे के लालच में मरेगा और पक्षी भोजन के लिए मरेंगे। ऐसे मौके पर ध्रुव के पापा की इतनी गहरी बातें मानवीर को समझ में नहीं आई कि उस आदमी के कहने का। मानवीर ने भौं से कोड़ कर पूछा, हाँ? इसका क्या मतलब है? निहाल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा,
सर का मतलब है कि वो वारिद को नहीं छोड़ेंगे। वो नागपाल फैमिली को खत्म किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वारिद को भागने दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नागपाल फैमिली को छोड़ दिया है। यहाँ असली लड़ाई चल रही है, इसलिए उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पहले यहाँ का काम निपटा ले, फिर वारिद को देखते हैं। वैसे भी वो किसी जगह छुप कर अपनी मौत का इंतजार कर रहा होगा। आर्मी भी आ चुकी है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। निहाल की बातें सुनकर मानवीर के दिल में ध्रुव के पापा की इज्जत बढ़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे, पर उसने तारीफ करते हुए कहा, क्या शानदार प्लान है। भले वो बाहर से खुश दिख रहा, पर अंदर से वो बुरी तरह से डरा हुआ था। मानवीर ने मन ही मन सोचा, ये इंसान है या कोई राक्षस। उसका रवैया इतना शांत है और उसकी स्माइल भी कितनी फ्रेंडली है। वो सारी चीजों को समझ भी रहा है और सब कुछ कंट्रोल भी कर रहा है। वो नागपाल फैमिली को कुचलने के लिए तैयार भी है। रिंग के आसपास का एरिया तुरंत साफ कर दिया गया। जसविंदर ध्रुव को एम्बुलेंस में ले जा चुका था और उसका खून रोकने के बाद वापस रिंग में लौट भी आया था। वापस आते ही जसविंदर की नजर ध्रुव के पापा से टकराई तो उसने फॉर्मेलिटी में पूछा, आप ठीक है? ध्रुव के पापा ने जसविंदर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स। तुम इस हाल में भी ध्रुव की केयर कर रहे हो। जसविंदर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। निहाल ने खिड़की से आ रहे लोगों को देखा और कहा, सर, लोग अंदर आ रहे हैं। नागपाल फैमिली के कई लोग मारे गए क्योंकि वो ऑफिशियल काम में रुकावट डाल रहे थे। बाकी के हेलीकॉप्टर्स को भी उतरने के लिए जगह मिल गई है और जो बचे हैं वो हवा में आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। निहाल भले ही रिपोर्ट दे रहा हो, पर उसकी आवाज में खुशी साफ देखी जा सकती थी। ध्रुव के पापा ने अपना सिर हिलाया जैसे कि इसका उनसे कोई लेना देना ना हो। उन्होंने निहाल को समझाते हुए कहा, निहाल, जैसा कि मैंने तुमसे हमेशा कहा है, हम बिजनेसमैन हैं। हमें लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मौका पड़ जाए तो डर कर भाग भी नहीं सकते। इन सब में खुश मत हो, बस ये देखो कि इससे ज्यादा फायदा कैसे निकाला जाए। निहाल कुछ कह पाता तभी चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। आर्मी का लीडर आ चुका था और घर में हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आर्मी यूनिफॉर्म में एक शख्स मेगाफोन पर चिल्लाते हुए बोला, सभी लोग अपने हाथ अपने सिर के पीछे रख लें और कोई भी हिलने की गलती न करे। उसकी आवाज ताकत से भरी हुई थी, पूरी हवेली में गूंज रही थी। नागपाल फैमिली के लोग पहले तो उसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन तुरंत ही उन्हें समझ में आ गया कि जो लोग कहना नहीं मान रहे थे उन्हें आर्मी सीधे गोली मार रही थी। केवल आर्मी और पुलिस ही नहीं आई थी, बल्कि फायर आर्म्स के साथ खास लोग भी आए थे। थोड़ी देर बाद टैंक भी अंदर आने लगे। हेलीकॉप्टर्स भी आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे और सारा काम आराम से हो रहा था। उन्होंने वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को जाने नहीं दिया। आधे घंटे बाद नागपाल फैमिली के लगभग आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे या घायल हो गए थे। दूर से वारिद ये सब देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो सदमे से मर जाएगा। जैसा कि वारिद ने अंदाजा लगाया था, आर्मी आई, लेकिन उन्हें कीर्तन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कीर्तन भले ही पहले कभी आर्मी में रहा हो, पर आर्मी अभी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। पर फिर भी वारिद हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपने बटलर की ओर देखा। बटलर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आ गया। फिर उसने वारिद से कहा, चिंता मत करो सर, मैं उनके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। उनको शांतनु झा लीड कर रहा है। हम उससे पहले भी मिल चुके हैं। जब हमने कीर्तन को वहाँ भेजा था तभी मिला था। वारिद ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हमें रीजनेबल रहना होगा और अब ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही उन्हें ये भी बताओ कि अभी उन्हें अंदर न आने देने का फैसला नागपाल फैमिली ने किया था। बटलर समझ गया और उसने वारिद को हाथों से चिंता न करने के लिए कहा। बटलर को उम्मीद नहीं थी। जब वो शांतनु के पास पहुंचा और शांतनु ने जो कहा उसे सुनकर बटलर ने केवल एक ही मैसेज वारिद को भेजा, जिसमें लिखा था, भागो सर, यहाँ से भाग जाओ। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। नागपाल फैमिली बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ये मैसेज पढ़कर वारिद अपनी हवेली के एक कमरे में पहुंचा। ये कमरा नागपाल फैमिली ने छिपने के लिए बनवाया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अंडरग्राउंड शेल्टर होने के साथ साथ एक अंडरग्राउंड एस्केप टनल भी थी। जब ये सुरंग बनाई जा रही थी तब वारिद छोटा था, इसलिए उसे लगा कि ऐसी टनल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नागपाल जैसी पावरफुल फैमिली को शरण लेने की जरूरत क्यों ही पड़ेगी, ये नामुमकिन था। अगर उस समय वारिद के पापा ने उसे नहीं रोका होता तो शायद उसने डिजाइनर को मार डाला होता। उसे लगता था कि नागपाल फैमिली कभी हार नहीं सकती, ना ही उसे कभी पीछे हटने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज नागपाल फैमिली हार गई थी। वो इतनी बुरी तरह हार गए थे कि आज से उनकी फैमिली की सारी साख मिट्टी में मिल गई थी। ध्रुव के पापा ने उन्हें लड़ने का मौका भी नहीं दिया था। अंडरग्राउंड कमरे में पहुंचकर वारिद ने पागलपन और दर्द से दहाड़ते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। नागपाल फैमिली को छुपने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ये नहीं हो सकता। ये गिल खुद को समझते क्या है? क्या उन्हें लगता है कि वो दुनिया में राज कर लेंगे? मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद वारिद ने अपना फोन निकाला। कुछ देर झिझकने के बाद उसने किसी को फोन किया। उसे समझ में आ गया था कि स्टील ट्रियो भी इस समय गिल फैमिली की मदद कर रहा है। तब केवल एक ही इंसान था जिससे वारिद मदद मांग सकता था।
भारत ने नंबर डायल किया और 2 बीप के तुरंत बाद फोन उठा लिया गया था। भारत को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसी शख्सियत इतनी जल्दी उसकी कॉल का जवाब दे देगी। आज तक भारत ने उसे कॉल करने की हिम्मत भी नहीं की। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही भारत ने रोते हुए कहा, गगन प्लीज नागपाल फैमिली को बचा लो। तुम्हारा स्टूडेंट शांतनु अपने लोगों को मेरे घर ले आया है और बिना किसी कारण के मेरी फैमिली पर हमला कर रहा है। क्या इस दुनिया में डीएम नाम की कोई चीज है? गगन एक अंडरवर्ल्ड डॉन का खास आदमी था। उसने भारत को इतनी परेशानी भरी आवाज में बात करते सुना तो हैरान था। गगन ने कहा, वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि शांतनु ऐसा कर रहा है। जब भारत ने गगन की बात सुनी तो उसे लगा शायद अभी भी उसके पास एक चांस है। उसकी उम्मीद जिंदा थी। गगन ने थोड़ी नाराजगी से कहा, उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा? तुम्हारे बेटे कीर्तन ने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। जब भारत ने गगन की बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे गगन उसके साइड में खड़ा था। गगन के पूछने पर भारत ने उस आदमी का नाम बताया जिसने भारत के घर पर हमला करने की हिम्मत की थी। इतना कहने के बाद उसे दूसरे जवाब को सुनने और खुश होने का मौका ही नहीं मिला। अचानक से एक आवाज सुनाई दी। ये फोन काटने की आवाज थी। उसने हमला करने वाले का नाम सुनकर बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया था। भारत वापस कॉल करना चाहता था लेकिन वह समझ गया था कि अब कुछ भी करना बेकार था। गिल फैमिली का आतंक इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? इस समय भारत ने बटलर का मैसेज देखा और नागपाल फैमिली की हवेली के बाहर हॉर्न की आवाज सुनी। क्या नागपाल फैमिली को सजा सुनाई गई थी? उनकी रिपोर्ट की गई थी और उनके पास पुख्ता सबूत थे, इसलिए इतना हंगामा मचाया जा रहा था। प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच रहे थे। भारत ने गुस्से और हैरानी से अपने आप कहा, ये कैसे जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। इसी समय नागपाल फैमिली के दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बेटे भी वहाँ आ गए। उन दोनों छोटे भाइयों ने भारत को समझाते हुए कहा, भारत हम अभी कुछ नहीं कर सकते, चलो भाग जाते हैं, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। भारत के दोनों भाई ध्रुव के पापा और उनकी हैसियत को अब तक समझ चुके थे। साफ था कि उस आदमी ने बगैर कुछ करे ही नागपाल फैमिली का सब कुछ तबाह कर दिया था। अब नागपाल फैमिली का न तो कंट्रोल बचा, न रसूख बचा, न ताकत बची और तो और न भारत के दोनों बेटे बचे। और अगर आर्मी सीधे नागपाल फैमिली के लोगों को गोली मार रही है तो इसका मतलब साफ था कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि नागपाल फैमिली गलत है। भारत निराशा में दहाड़ उठा। वो गिल बहुत बदतमीज है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भारत की बात सुनकर उसके दूसरे भाई ने कहा, भारत ये सच में बहुत घमंडी और बदतमीज फैमिली है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरे भाई ने कहा, किसी ने हमारे बारे में रिपोर्ट की थी। किसने? भारत ने तुरंत पूछा। अमन बालिया और फारूक लांगा ने। भारत के दूसरे भाई ने जवाब दिया। ये नाम सुनकर भारत इतना डर गया कि उसके पैर कमजोरी से थर थर कांपने लगे और वो सीधे घुटनों के बल बैठ गया मैदान पर। उसके मन में केवल ध्रुव के पापा के शब्द बार बार आ रहे थे। एक शख्स को मारने से कोई फायदा नहीं, हमें पूरी फैमिली को मारना होगा। ऑफ कोर्स भारत जानता था कि अमन और फारूक किस तरह के लोग थे। वो दोनों स्टील ट्रियो में बाकी 2 लोग थे और इस ट्रियो का तीसरा शख्स था मानवीर। भारत की नजर में स्टील ट्रियो के 3 बड़े शॉट उसको मदद दे रहे थे। अगर ऐसे ताकतवर लोग भारत का साथ दें तो कोई भी नागपाल फैमिली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पापा ने उसे हराने के लिए केवल एक चाल चली और सबसे पहले स्टील ट्रियो को खत्म कर दिया। भारत ने जमीन पर बैठे बैठे पूछा, वो दोनों, उन्होंने मेरी रिपोर्ट क्यों की? भारत की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो बहुत गुस्से में था। वो जानता था कि वो दोनों अपनी रेपुटेशन की उतनी परवाह ही नहीं करते जितनी मानवीर की। इसलिए अगर उन्होंने भारत की रिपोर्ट की थी तो इसका मतलब साफ था कि वो दोनों खत्म हो चुके होंगे। फिर दूसरे भाई ने भारत को देखकर निराशा भरी आवाज में कहा, भारत क्या तुम नहीं जानते? उन दोनों को पकड़ लिया गया है और उन्होंने अपना बयान भी दे दिया है। ये सुनते ही भारत का पूरा शरीर कांप उठा। आखिर ये क्या हो रहा था? वो दोनों पकड़े गए। ये एक बड़ी खबर थी। जब भारत ने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसके सिर में अचानक झंझनाहट हुई। स्टील ट्रियो के 3 लोगों में केवल मानवीर ही बचा था। ऑफ कोर्स मानवीर जानता था कि ध्रुव के पापा को नाराज करने से कोई फायदा नहीं होगा। भले वो भारत में आते ही गिरफ्तार कर लिया जाए पर गिल फैमिली के कारण उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ध्रुव के पापा के पीछे इतनी बड़ी ताकत काम कर रही थी। भारत ने कांपते हुए कहा, ऐसा क्यों होता है? फिर भी हमने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि हम लोग स्मगलिंग और ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन ये उतना गलत नहीं है। भारत हार मानने को तैयार नहीं था। भारत के दूसरे भाई ने उसे पकड़कर कहा, भारत कहानी कीर्तन से शुरू होती है। क्या उसने अमन से बात करने की कोशिश की थी? खैर, मैंने सुना है कि अमन और फारूक अच्छे लोग नहीं थे। वो न केवल इलीगल बिजनेस कर रहे थे बल्कि वही लोग थे जो अगम चैरिटी के साथ मिलकर ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। पुलिस की पहले से ही स्टील ट्रियो पर नजर थी। स्टील ट्रियो के पास न केवल पैसा है बल्कि कई लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। अब सारी इन्फॉर्मेशन बाकी देशों को बेची जाती है, जिसमें हमारी नागपाल फैमिली भी। भारत का भाई आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो तीनों इस मामले की सीरियसनेस को जानते थे। अगर ये इतना गंभीर नहीं था तो उन्हें केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना माना जाएगा, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ भी मिल गया तो नागपाल फैमिली का खेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद भारत के दोनों भाइयों ने उसे समझाते हुए भाग चलने को कहा। ये सच है, चलो भाग जाते हैं। हमारे पूर्वजों की दौलत भी हमें नहीं बचा पाएगी। अब समय बदल गया है।
वारिद को उसके भाई घसीट कर ले जाना चाहते थे और वारिद अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। वो रास्ते भर हंसता रहा। उसने सुना था कि दुनिया में बहुत ताकतवर फैमिली है जिसका नाम गिल फैमिली है, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो सभी कहानी नहीं हकीकत था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नागपाल फैमिली ध्रुव के पापा के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाई। वारिद के भाई उसे अंडरग्राउंड टनल से खींचते हुए ले गए। बाहर आने के बाद वो टनल एक नहर पर निकलती थी जिसमें पहले से ही एक नाव खड़ी थी। दूसरे भाई ने वारिद से कहा, वारिद तुम पहले जाओ। और तभी वारिद की नजर किसी पर पड़ी। उसे देखकर वारिद का दिमाग खराब हो गया। उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपने भाई के पीछे खड़े शख्स की ओर देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की, और वो भी अकेले आने की। देखो नागपाल फैमिली के साथ क्या हुआ, क्या तुम अब खुश हो? वारिद आगे कुछ नहीं पूछना चाहता था, पर वो समझ चुका था कि वो हार चुका है। ध्रुव के पापा ने आह भरते हुए कहा, खुश? तुमने मेरे बेटे को जो पहुंचाई है, जब तक तुम मरोगे नहीं मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? इतना कहते ध्रुव के पापा के चेहरे पर जो मुस्कान हमेशा रहती थी वो एकदम से गायब हो गई। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं लगते कि यहाँ अकेले आने की गलती करो। वारिद ने हंसते हुए कहा। ध्रुव के पापा नागपाल फैमिली की भागने की जगह पर अकेले खड़े थे। उसके दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए और हंसने लगे। तभी वारिद ने एकदम से हंसना बंद कर दिया। उसने अपने भाइयों को देखकर कहा, खत्म कर दो उसे। जैसे ही वारिद आगे बढ़ने जा रहा था उसी समय अचानक दूसरे भाई को कुछ फील हुआ। वो तुरंत डरते हुए चिल्लाया, वारिद मत करो, चलो भागो यहाँ से। वारिद के दूसरे भाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है और चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं। नागपाल फैमिली के अलावा और किसी को भी सीक्रेट टनल का अंदाजा नहीं था। आर्मी के लोग भी इतने कम समय में उन्हें ढूंढ नहीं पाए, पर ध्रुव के पापा पहले से यहाँ खड़े उनका वेट कर रहे थे। इसमें कुछ तो गड़बड़ थी। वो शख्स बहुत डरावना था, जैसा कि उम्मीद थी। इससे पहले कि वारिद अपने भाई की बात पर कुछ रिएक्ट करता, अचानक एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। दोनों भाइयों ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वारिद और ध्रुव के पापा के बीच ताकत का बहुत बड़ा अंतर था। वारिद को इतनी आसानी से मार दिया गया था और किसी को खबर भी नहीं हुई कि क्या हुआ। एक धमाके के साथ दोनों भाई सीधे घुटनों के बल गिर पड़े। इससे पहले कि वो घुटने टेक पाते, खून के छींटे पड़े और वारिद की बॉडी उनके बगल में जमीन पर आ गिरी। इधर नागपाल फैमिली की हवेली के बाहर दर्जनों ट्रक पहुंच चुके थे। वो एक के बाद एक नागपाल फैमिली के लोगों को ले जा रहे थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो आज नागपाल फैमिली के यहाँ फंक्शन में शरीक होने आए थे। नागपाल फैमिली के एक मेंबर को अचानक याद आया तो उसने पूछा, क्या हो रहा है? वारिद कहाँ है? किसी ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वो भाग गया है। रिंग में उसकी किसी से मुलाकात हुई थी, तब से दिखाई नहीं दिया। दरवाजे पर मालिनी अभी भी बहुत हैरान थी। उसने सोचा कि केवल गिल फैमिली ही ध्रुव को मरने से बचा सकती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मालिनी को उसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। मालिनी काफी देर तक डरी हुई थी। तभी अनिका भी वहाँ आ गई। अनिका ने मालिनी को ऐसे खड़ा देखा तो वो भी चौंक गई। अनिका ने पूछा, नागपाल फैमिली का क्या हुआ? अनिका का सवाल सुनकर मालिनी थोड़ा हैरानी से बोली, तुम्हें नहीं पता? गिल फैमिली को हर बात की खबर रहती थी और अनिका को इस बात की कुछ खबर नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अनिका ने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे कैसे पता होगा? वो अभी भी नागपाल फैमिली का इनविटेशन कार्ड पकड़े हुए थी। तभी अनिका की नजर एम्बुलेंस पर गई जिसमें कीर्तन की डेड बॉडी को रख कर ले जाया जा रहा था। अनिका को अब जाकर पता चला कि कीर्तन और रचित 2 लोग थे और अब कीर्तन भी मारा जा चुका था। आखिर क्या चल रहा था और गिल फैमिली को कैसे पता नहीं चला कि नागपाल फैमिली के यहाँ इतना कुछ हुआ था? मालिनी ने अनिका से कहा, नागपाल फैमिली तबाह हो गई है। इतना सुनते ही अनिका की आंखें डबडबा गई। उसे लग रहा था कि रचित और कीर्तन मारे गए तो कोई बात नहीं, पर पूरी नागपाल फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इसकी अनिका को उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि अनिका इस शौक से उबरती, ब्रिस्को एंटरप्राइज के लोग भी आ चुके थे। वो कार से उतरे, उनमें सबसे आगे लक्ष्य चल रहा था। लक्ष्य ने अपने सामने नागपाल की हवेली को देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आज मालिनी की सगाई होनी थी। आज तो यहाँ सजावट होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो सारी हवेली ही जलकर खंडहर बन चुकी थी। लक्ष्य ने सोचा कि वो ये लड़ाई हार गया है। उसे मालिनी ने धोखा दिया था, लेकिन फिर भी उसे देखने के लिए नागपाल के घर आना पड़ा। वो अच्छे से जानता था कि नागपाल फैमिली मालिनी की इंसल्ट करने वाली थी और यहाँ तो नागपाल फैमिली के जिंदा लोगों को अलग ट्रक में और मुर्दों को अलग ट्रक में ले जाया जा रहा था। मालिनी लक्ष्य की ओर देखने के लिए मुड़ी। वो अभी भी हैरान खड़ा था। वहीं लक्ष्य की नजर जब मालिनी पर पड़ी तो उसके दिल में मालिनी के लिए जो प्यार था सब खत्म हो चुका था। जब टोनी ने ये देखा तो वो दौड़ कर आया और मालिनी को पकड़ कर पूछा, मालिनी तुम क्या कर रही हो? पापा जी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मालिनी मुस्कुराई और एक्सप्रेशनलेस टोन में जवाब दिया। ओके। टोनी हैरान था। वो जानता था कि मालिनी ज्यादातर समय एक्सप्रेशनलेस रहती है, लेकिन इस समय मालिनी के अडॉप्टिव फादर की बात हो रही थी। अगर वो ना होते तो मालिनी आज यहाँ नहीं होती। टोनी ने मालिनी को समझाने की पूरी कोशिश की। और मुझे पता है तुम गलत सोच रही हो और मैं ये भी जानता हूँ कि रचित कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुमको समझना चाहिए अच्छे घर की लड़कियाँ किसी से भी शादी नहीं कर सकती। फिर उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, तो देखो चिंता मत करो, अगर नागपाल फैमिली तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करेगी तो तुम मुझे बताना। अगर रचित तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
टोनी टोकस फैमिली के उन लोगों में से एक था जो मालिनी की सबसे ज्यादा परवाह करते थे। हालांकि जब मालिनी ने टोनी की ओर देखा तो उसके एक्सप्रेशन अभी भी वैसे के वैसे ही थे। टोनी को देखकर मालिनी ने जवाब दिया, अब मुझे कोई तंग नहीं करेगा। रचित मर चुका है। क्या? रजत फिर से मर गया? टोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मालिनी ने उससे फिर कहा, टोनी, हम लोग काफी करीब हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। फैमिली में हमेशा भले बने रहने का कोई फायदा नहीं। इतने दिनों से जो शख्स ब्रिस्को एंटरप्राइज में आ रहा था वो रचित नहीं, उसका जुड़वा भाई कीर्तन था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, पर मैं अच्छी से जानती हूँ कि उसे हमारी सारी जानकारी थी। इतना कहकर मालिनी ने फिर से लक्ष्य की तरफ देखा। मालिनी के इतना कहते ही एक पल में वहाँ का सारा माहौल ही अजीब सा हो गया। टोनी कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे कि उसके गले में कुछ फंस गया हो। मालिनी को पता चल गया था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता था। टोकस फैमिली में अक्ल की कमी थी और अगर उन्हें लीड करने वाला कोई और नहीं मिला तो पूरी टोकस फैमिली बर्बाद हो जाएगी। टोनी ने तुरंत बात बदलते हुए पूछा, वैसे नागपाल फैमिली के साथ क्या चल रहा है? नागपाल फैमिली के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन ब्रिस्को एंटरप्राइज को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया था कि नागपाल फैमिली के लोगों को ट्रकों में भरकर क्यों ले जाया जा रहा था। आर्मी ने भी इस खबर पर रोक लगा दी थी। पुलिस जनता को ये नहीं बता सकी कि नागपाल फैमिली देश के साथ गद्दारी में शामिल थी। वो जनता को ये भी नहीं बता सके कि नागपाल फैमिली ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की है, क्योंकि इससे हंगामा हो सकता था। आर्मी ने यूपी पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट दिलवा दिया कि यूपी पुलिस ने नागपाल फैमिली को गिरफ्तार किया है क्योंकि पुलिस बुरी ताकतों का सफाया करना चाहती है। पुलिस पिछले साल से नागपाल फैमिली पर नजर रख रही थी। कुछ देर बाद लक्ष्य को भी पता चला कि नागपाल फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश था। 4 बड़े परिवारों में नागपाल फैमिली के पास सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड आर्मी थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि मिस्टर जोश भी वारिद से डरते थे। लेकिन आज एक दिन में नागपाल फैमिली बर्बाद हो गई थी। लक्ष्य ने खुद को संभालते हुए मालिनी की ओर देखकर कहा, मेरे साथ वापस चलो। मालिनी ने लक्ष्य की ओर देखा, लेकिन अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। लक्ष्य ने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ फिर से कहा, क्या गलती करने के बाद भी तुम वापस नहीं आना चाहती? लक्ष्य के एक्सप्रेशन कह रहे थे कि मेरे साथ वापस चलो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी लक्ष्य बोल ही रहा था कि एक शख्स ने उसे धकेल कर एक तरफ कर दिया। लक्ष्य हैरान था। अब जब नागपाल फैमिली नहीं रही तो वो इस शहर का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। फिर उसे धक्का देने की हिम्मत कौन कर सकता था? लक्ष्य ने आगे जाकर उस शख्स पर नजर डाली और तुरंत उसे पहचान लिया। उसने भले ही 20 साल से शक्ल को ना देखा हो, लेकिन उस आदमी का चेहरा अभी भी उसकी यादों में ताजा था। ये आदमी गिल फैमिली से था। लक्ष्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो शख्स अभी भी जिंदा था। लक्ष्य ने इस आदमी के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। सुनने में आया था कि उस शख्स ने किसी लड़की के लिए गिल फैमिली में अपने राइट्स भी छोड़ दिए थे। गिल फैमिली में वो न ज्यादा फेमस था, ना ही ज्यादा इंटेलिजेंट। वो बस एक पैसे वाली फैमिली का लड़का था। और आज ये यहाँ क्या कर रहा था? लक्ष्य को लग रहा था कि अगर नागपाल फैमिली सच में बर्बाद हो गई है तो टोकस फैमिली नागपाल फैमिली की जगह ले सकती थी। साथ ही वो 4 बड़ी फैमिली में भी जगह बनाने में कामयाब रहेगी। जहाँ तक उस शख्स का सवाल है, लक्ष्य ने सोचा कि वो शख्स तो कहीं से भी कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। अब मालिनी भी ब्रिस्को एंटरप्राइज के लिए किसी काम की नहीं रह गई थी। और ये सब लक्ष्य की इमेजिनेशन से परे था, लेकिन ब्रिस्को एंटरप्राइज को इसका फायदा मिल रहा था। जहाँ तक गिल फैमिली में मालिनी के पैसे का सवाल है, वो अनिका को कहीं और ट्रांसफर करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। इन सब के बीच बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स 20 साल बाद यहाँ क्या कर रहा था। वो शख्स की जगह अगर कोई और होता तो शायद लक्ष्य को इसमें थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं होती। पर ये शख्स भले ही किसी लायक ना हो, पर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लक्ष्य ने उससे पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पापा लक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। जैसे कि उसकी आवाज कान तक पहुंची ना हो, ध्रुव के पापा मालिनी के पास जाकर बोले, चलो चले। मालिनी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। वो अब तक समझ गई थी कि ध्रुव के पापा बहुत पावरफुल थे। उनके लेवल की पर्सनालिटी लक्ष्य जैसे किसी इंसान को इस लायक भी नहीं समझती कि दोबारा एक नजर देख भी ले। अब टोकस फैमिली से मालिनी को कोई खतरा न हो, इसका एक ही तरीका था कि वो चुपचाप ध्रुव के पापा के साथ चली जाए। अंकल, अब ध्रुव कैसा है? क्या ध्रुव ठीक है? जवाब में ध्रुव के पापा ने कहा, उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा। ध्रुव के पापा एक पल के लिए रुके और बोलना बंद किया। ऐसे बात करते करते बीच में रुकने से मालिनी का दिल बैठ गया। मालिनी को डर लग रहा था कि ध्रुव के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। मालिनी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मालिनी की आवाज में चिंता थी। उसे देखकर लग रहा था कि कहीं वो टूट न जाए। ध्रुव के पापा ने जानबूझकर मालिनी को समझाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ध्रुव को देखभाल की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसकी देखभाल कोई तुम्हारी उम्र की लड़की करेगी तो अच्छा होगा। मैं एक कमजोर बूढ़ा आदमी हूँ और मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकता। शायद इसीलिए डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा। ये सुनकर मालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ध्रुव के पापा अभी भी इतने बच्चे हैं। लेकिन अगले पल मालिनी को लगा कि ध्रुव के पापा उसे कंफर्टेबल करने के लिए इस तरह का मजाक कर रहे हैं, तो उसे कुछ अच्छा लगा। जवाब में मालिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तो ठीक है अंकल, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी।
मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, क्या ये सच है? ध्रुव के पापा मालिनी से बात करते हुए चले जा रहे थे। लक्ष्य अकेला खड़ा मालिनी को ध्रुव के पापा के साथ बातें करते जाता देखता रह गया। वो मालिनी को अच्छे से जानता था और उसे पता था कि अब मालिनी ब्रिस्को एंटरप्राइज में वापस नहीं लौटेगी। और लक्ष्य को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि ध्रुव के पापा ने उसे इस तरह से इग्नोर किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये शख्स खुद को क्या समझता है। लक्ष्य को नाराज करने पर पूरी गिल फैमिली को भी उससे डरना चाहिए। पापा जी, जब टोनी ने देखा कि मालिनी चली गई है तो वो तुरंत अपने पापा से पूछने के लिए उसके पास आ गया। इस समय लक्ष्य का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन जल्द ही वो थोड़ा मुस्कुराया और उसे लगा कि चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब नागपाल फैमिली तबाह हो गई थी तो ब्रिस्को एंटरप्राइज अगले 4 बड़े परिवारों में से एक होगा। लक्ष्य ने टोनी से कहा, तैयार हो जाओ। इतना कहकर लक्ष्य हंस दिया और फिर आगे बोला, चलो गिल फैमिली के घर चलते हैं। वो देखना चाहता था कि जब गिल फैमिली के लोगों को पता चलेगा कि 20 साल पहले छोड़ दिया गया बेटा वापस आ गया है तो उनके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे। उधर गिल फैमिली की हवेली पर नागपाल फैमिली ने गिल फैमिली को अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। इस एक गलती ने पूरी नागपाल फैमिली को तबाह कर दिया था। अभी तक गिल फैमिली को इस बारे में पता नहीं था। इससे पहले कि लोग इस शौक से ऊपर उठ पाते कि ध्रुव गिल फैमिली के वारिस की रेस में है, एक नई मुसीबत 20 साल बाद वापस आ गई थी। लक्ष्य गिल फैमिली की हवेली में उनसे मिलने आया था। लक्ष्य की बात सुनकर हरी गिल चौंक कर बैठ गया। हरी गिल के चेहरे पर 12 बजे थे। उसने फिर से पूछा, तुमने क्या कहा? वो वापस आ गया है? लक्ष्य को उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि हरी गिल उससे झूठ नहीं बोल रहा था। उसे सच में पता नहीं था कि वो वापस आ गया है। लक्ष्य ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला? लक्ष्य जानता था कि हरी गिल ब्रिस्को एंटरप्राइज के ओनर से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ध्रुव के पापा अभी गिल फैमिली में वापस ही ना लौटे हो। इतना सोचते लक्ष्य ने गुस्से से मन ही मन कहा, वो निकम्मा इंसान जो अभी गिल फैमिली में वापस भी नहीं लौटा है, उसने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की। उसके दिल में गुस्से की आग धधक रही थी। थोड़ी देर बाद हरी गिल ने बताया, मैं सच में नहीं जानता। हमने उससे तभी सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए थे और तब से हमने उससे कभी कोई बात नहीं की। मैंने सुना है कि वो विदेश में रहकर वही खुद को डेवलप कर रहा है ना? हरी गिल उस शख्स को छोटा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पिछली बार जब ध्रुव वापस आया था तो उसने गिल फैमिली को एक बड़ा सबक सिखाया था। तब पूरी गिल फैमिली ध्रुव की ताकत से डर गई थी। भले ही उसके पापा एक फिसड्डी इंसान रहे हों, पर फिर भी गिल फैमिली को उन्हें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि उनका लड़का ध्रुव मैकलिस्टर क्लब का फाउंडर था। इसलिए ताकत में ध्रुव किसी से कम नहीं था। लक्ष्य ने टेबल को अपनी उंगलियों से बजाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं आज तुमको 2 बातें बताने आया हूँ। पहले एक बात बताओ, क्या तुम मैकलिस्टर क्लब के बारे में जानते हो? बेशक हरी गिल जानता था। मैकलिस्टर क्लब गिल फैमिली का प्राइड था। हालांकि इसका गिल फैमिली के किसी मेंबर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब लक्ष्य ने उस क्लब का नाम लिया तो हरी को भी थोड़ा घमंड तो होना ही था। चाहे माहौल बनाना हो या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना हो, मैकलिस्टर क्लब का नाम ही काफी था। ध्रुव के जाने के बाद गिल फैमिली के लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि ध्रुव से पूछ लें कि क्या उन्हें भी क्लब की डायमंड मेंबरशिप मिल सकती है। आखिरकार सभी लोग गिल फैमिली के थे। अगर ध्रुव मान जाता तो गिल फैमिली और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती। हरी गिल ने कुछ घमंड के साथ कहा, ऑफ कोर्स मुझे पता है। हरी गिल की बात सुनकर लक्ष्य को समझ में आ गया कि हरी गिल को कोई जानकारी नहीं है। लक्ष्य ने समझाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैकलिस्टर क्लब अब किसी काम का नहीं रहा। न उसकी रेपुटेशन रही, न ही कोई औकात। सही कहें तो ऐसे समझ लो कि इस तरह का कोई क्लब अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हरी गिल हैरान था। गिल फैमिली की रेपुटेशन ऐसे ही खत्म हो गई? क्या हुआ? हरी गिल ने कांपती आवाज में पूछा। लक्ष्य ने जानबूझकर कहा, उन्होंने नागपाल फैमिली को नाराज कर दिया था। नागपाल फैमिली ने पूरे मैकलिस्टर क्लब को मिटा दिया है। साथ ही नागपाल फैमिली भी अब खत्म हो गई है, जिसमें मिस्टर जॉश और ध्रुव का हाथ हो सकता है। मुझे अभी ठीक से पता नहीं कि नागपाल को किसने बर्बाद किया है, पर लगता है कि गिल फैमिली के लोग स्मार्ट हैं। हरी गिल समझ गया कि लक्ष्य क्या कहने यहाँ आया था और उसने अनजान बनते हुए कहा, ये अफसोस की बात है। ध्रुव बहुत लापरवाह है। मैकलिस्टर क्लब को बर्बाद नहीं होना था। लक्ष्य मुस्कुराया और फिर कहा, जैसा कि मैंने कहा, नागपाल फैमिली भी तबाह हो गई है। अब केवल ब्रिस्को एंटरप्राइज ही है जो 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बन जाएगा और हम एक क्लब बनाएंगे जो मैकलिस्टर क्लब की तुलना में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा ताकतवर बैकग्राउंड वाला होगा। इतना कहकर लक्ष्य ने हरी गिल को देखकर कहा, ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा, हम अभी तैयारी ही कर रहे हैं। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए हरी गिल से पूछा। मैकलिस्टर क्लब ताकतवर बन रहा था, लेकिन हरी गिल जानता था कि ध्रुव कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, मैकलिस्टर क्लब देर सवेर ढह ही जाएगा। इसलिए उसने लक्ष्य से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब लक्ष्य ने उसे अपनी तरफ से इनवाइट किया था तो हरी गिल कैसे मना कर सकता था। उसके हाँ सुनने के बाद लक्ष्य ने कहा, तो ठीक है। इतना कहकर लक्ष्य ने आगे कहा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी फैमिली में किसी और की बजाय मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ। हरी गिल ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, डोंट वरी। वैसे कांग्रेचुलेशंस, ब्रिस्को एंटरप्राइज बहुत आगे जाने वाला है, इसीलिए अभी एडवांस में बधाई।